नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों का फंचा उठाए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। आज के एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत हरिद्वार से। हरिद्वार यानी एक समय की कपिला नगरी, जहां राजा सगर के 60,000 बिगड़ैल वंशज कपिल मुनि के गुस्से से भस्म हुए थे और उन्हें तारने के लिए भगीरथ अपने तप से गंगा को धरती पर ले आए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर इस धर्म क्षेत्र का प्रक्षालन किया। हिमालय में विराजमान हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव का यह द्वार है। यहाँ हरि की पैड़ी यानी विष्णु के चरणों में आकर गंगा स्नान करने से लोग जन्म जन्म के पाप धो लेते हैं। लेकिन इसकी कल्पना शायद स्वयं हरि ने भी नहीं की होगी कि गंगा में पाप धोए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कलयुग में ऐसा होगा कि हरिद्वार को ही पापों का गढ़ बना दिया जाएगा और पापी हर सुबह यहाँ एक नया पाप करके शाम को गंगा नहा लेगा। पाप के धंधे में ऑपरेटिंग कॉस्ट को नियंत्रित करने के लिए ये बकी बात का आइडिया है कि पाप ठीक उसी जगह पर किए जाएं जहां उन्हें करने के बाद तुरंत ही धो डालने के भरपूर संसाधन मौजूद हों। उत्तराखंड में क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि प्रदेश के 13 जिलों में से हरिद्वार हर तरह से अपराध में टॉप पर बना हुआ है। महिलाओं के अपहरण और दहेज हत्या के मामले में हरिद्वार सबसे ऊपर है, जबकि हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में दूसरे पायदान पर। लेकिन बीते हफ्ते तो यहाँ से ऐसे अपराध की खबर आई जिस पर विश्वास कर पाना भी बेहद कठिन है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व नेता ने अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण करवाया, अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त से बेटी का सामूहिक दुष्कर्म करवाया और ये सिलसिला कई बार दोहराया गया। हरिद्वार से लेकर वृंदावन तक इस महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को कई बार अपने हैवान साथियों के हवाले कर दिया। इस महिला के बारे में खबर है कि कुछ साल पहले ये एक आम कार्यकर्ता की तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन देखते ही देखते पार्टी में ऊंचे पदों और मंचों तक पहुंच गई। गलत कार्यों में शामिल होने की लगातार शिकायतों के बाद इसे पिछले साल पद से तो हटा दिया गया, लेकिन पार्टी की सदस्य ये बनी रही और मंचों पर भाषण देने और पार्टी के बड़े नेताओं से लगातार मिलने का सिलसिला फिर भी जारी ही रहा। अब खबर आई है कि ये महिला अपनी बेटी के सामूहिक दुष्कर्म के जिम्मेदार है और पुलिस के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट भी इन आरोपों की पुष्टि कर रही है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब अंकिता भंडारी हत्याकांड में फैसला आए एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था और फैसले वाले दिन उक्त महिला भी भाजपा नेताओं को इस फैसले के लिए बधाई देती हुई सोशल मीडिया पर नजर आ रही थी। दूसरी तरफ अपनी ही बेटी के साथ ये महिला वही कर रही थी जिसे करने से इनकार करने पर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। अंकिता के मामले में न्यायालय से जो फैसला आया है उसमें कई बार वीआईपी का जिक्र है, बल्कि फैसले का आधार ही यही है कि अंकिता की हत्या इसीलिए की गई क्योंकि उस पर वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव था और इनकार करने पर दोषियों को डर था कि ये बात वो किसी और को न बता दे। इसके बावजूद भी वीआईपी कौन था, इस दिशा में कोई कार्रवाई और कोई जांच होती नजर नहीं आ रही और अंकिता का मामला एक तरह से ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे उसमें न्याय पूरा हुआ। स्वाभाविक है कि ऐसे में जल्द ही ये मामला कई अन्य मामलों की तरह बीते दिनों की बात कहते हुए बिसरा दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे देहरादून नारी निकेतन का मामला आज बिसराया जा चुका है। जिन्हें इस मामले की जानकारी नहीं, उन्हें बता दें कि ये तब की बात है जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। साल 2015 में देहरादून स्थित नारी निकेतन से खबर आई थी कि वहां रहने वाली महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। जानकारी एक गुमनाम पत्र के जरिए सामने आई थी। इस पत्र में बताया गया था कि नारी निकेतन में रहने वाली बेसहारा महिलाओं का लंबे समय से यौन शोषण हो रहा है और इसमें प्रदेश के कई बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल हैं। शुरुआत में तो प्रशासन ने इस गुमनाम पत्र और इसमें लिखी बातों को सिरे से नकार दिया, लेकिन जब एक दैनिक अखबार ने इस मामले को उठाना शुरू किया तो प्रशासन को मजबूरन इस मामले का संज्ञान लेना पड़ा। इसके बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां एक के बाद एक सामने आना शुरू हुई। गुमनाम पत्र में लिखी बातें सच साबित होने लगी और कई महिलाओं के साथ बलात्कार की पुष्टि हो गई। नारी निकेतन में रहने वाली एक मूक बधिर महिला तो बलात्कार के बाद गर्भवती भी हुई थी, जिसका गर्भपात करवाया गया था और भ्रूण को नारी निकेतन से कुछ दूर बसे जंगल में दफना दिया गया था। मामले की जब जांच हुई तो पुलिस ने जंगल से वो अविकसित भ्रूण भी बरामद कर लिया था। साल 2015-16 में यह मामला पूरे देश में चर्चित हुआ था। नारी निकेतन में रह रही महिलाओं के यौन शोषण के साथ ही ये बात भी तब सामने आई थी कि यहाँ से कई महिलाओं को बेचा तक गया है।
यही स्थिति प्रदेश के बाल निकेतन की भी थी, जहां नाबालिग बच्चियों को रखा जाता है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों की भी स्थिति ऐसी ही है। साल 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर से भी ऐसी ही खबरें सामने आई थी, जब वहां एक बालिका गृह में रहने वाली 29 लड़कियों से बलात्कार की पुष्टि हुई थी। ये जांच जब आगे बढ़ी तो बिहार के 15 बाल गृहों में बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई। इसमें ये बातें भी सामने आई कि इस तंत्र में कई वीआईपी शामिल हैं, जिनमें प्रदेश के बड़े अधिकारियों से लेकर नेताओं के भी नाम हैं। उत्तराखंड में भी नारी निकेतन और बाल निकेतन के मामले में कई बड़े अधिकारी और नेताओं के नामों का दबी जुबान जिक्र होता रहा, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। आज वो मामला पूरी तरह से बिसरा दिया गया है। वैसे ही जैसे अंकिता मामले में वीआईपी वाली बात को बिसराया जा रहा है, और जैसे हरिद्वार की इस महिला का मामला भी जल्द ही बिसरा दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में कहीं भी सड़कों पर कोई आक्रोश या कोई प्रदर्शन तक नहीं है। बीते हफ्ते हरिद्वार एक और अपराध के लिए भी सुर्खियों में रहा, जिस पर उत्तराखंड सरकार की खूब वाहवाही हुई कि नगर निगम में जमीन घोटाले के मामले में हरिद्वार के डीएम सहित कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है। ये अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार के मामले में कुछ लोगों पर तो कार्रवाई हुई। वैसे भी लंबे समय से धामी सरकार पर यह आरोप लग रहे थे कि इस तरह के मामलों में छोटी मछलियों को तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसलिए कुछ अधिकारियों के नापे जाने की संभावनाएं बन भी रही थी। हरिद्वार के मामले को नज़दीक से देखने पर समझ भी आता है कि यहाँ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करते हुए खुद ही ऐसे कांडे लगा दिए थे कि उनका झपोड़ा जाना अब तय था। ये मामला यूं था कि हरिद्वार नगर निगम को एक ज़मीन खरीदनी थी। इस खरीद की सुगबगाहट तो काफ़ी पहले से थी, लेकिन बताते हैं कि पहले जो लोग हरिद्वार के जिलाधिकारी रहे, उन्होंने खुद को इस खरीद से दूर ही रखा। लेकिन पिछले साल इस खरीद की प्रक्रिया बड़े नाटकीय अंदाज में शुरू की गई। असल में नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड के ठीक बगल की ज़मीन सुमन देवी, जितेंद्र कुमार और करम सिंह के नाम थी। इन तीनों लोगों ने पिछले साल जुलाई और सितंबर के महीने में नगर निगम को पत्र लिखा कि हम अपनी ज़मीन अपनी इच्छा से बेचना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी दूसरी जगह पर कृषि योग्य ज़मीन खरीदनी है। इसलिए अगर आपको ज़मीन की ज़रूरत है तो आप सर्किल रेट पर हमारी ज़मीन खरीद लीजिए। निगम के अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल ने 19 सितंबर को इन्हीं पत्रों के आधार पर एक पत्रावली बनाई और अपने उच्च अधिकारियों को लिखा कि निगम को ज़मीन की ज़रूरत तो है ही, इसलिए एक समिति बनाकर ज़मीन का सर्वे करना और ज़मीन के रेट तय करना उचित होगा। इसलिए अधिकारी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करें। अब देखिए कि जहां कमीशन का मीट भात सपोड़ना होता है, वहां काम कितनी तेजी से किए जाते हैं। 4 दिन बाद ही इस पत्रावली पर कई लोगों के साइन होने के बाद तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने एक समिति बनाते हुए इस पर लिख दिया, कमेटी पुटअप रिपोर्ट। हकीकत में ये कमेटी कभी बनी ही नहीं, और जब बनी ही नहीं तो ज़मीन का सर्वेक्षण करने क्या खाक जाती। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर कागज़ों में दिखा दिया गया कि समिति ने सब चेक कर लिया है और पाया है कि सब चंगा सी, इसलिए जल्दी से ज़मीन खरीद ली जाए। इस 1 महीने के अंदर ही एक कारनामा और हुआ। जिन 3 लोगों की ये ज़मीन थी, उन्होंने जब नगर निगम को पत्र लिखा था और अपनी ज़मीन बेचने के लिए कहा था, उस समय ज़मीन कृषि भूमि थी और उसकी कुल कीमत करीब 15 करोड़ थी। लेकिन इस 1 महीने के अंदर ही उनकी ज़मीन कृषि से कमर्शियल हो गई और बाकायदा रिकॉर्ड्स में लैंड यूज चेंज भी हो गया। लिहाजा ज़मीन रातों रात 15 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ 6,96,565 रुपए की हो गई। लैंड यूज बदलने के लिए अमूमन 21 दिन का तो नोटिस ही दिया जाता है ताकि कोई आपत्ति दर्ज करवाई जा सके, लेकिन इस मामले में ये काम भी 7 दिनों में निपटा दिया गया। ज़मीन खरीद की इस पूरी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 123, 127, 139 और 140 का खुला उल्लंघन किया गया। बल्कि सपोड़ा सपोड़ी की ऐसी हड़बड़ी मचाई गई कि एक जगह तो एसडीएम ऑफिस से 22 अक्टूबर को जारी किया गया दस्तावेज तहसील में 21 अक्टूबर को ही रिसीव कर लिया गया। मतलब जारी होने से एक दिन पहले ही रिसीव हो गया। ऐसा ही एक विक्रेता के शपथ पत्र के मामले में भी हुआ। उसने बल 100 गांठ के जो शपथ बुकाई वो उसने 1 अक्टूबर को बुकाई, जबकि उसका शपथ पत्र 4 अक्टूबर को बेचा गया था। इस तरह की तमाम झोल करते हुए जनता के पैसों को घाम लगा दिया गया। कुल जमा बात यह भी है कि यहाँ रायता ऐसा फैला था कि समेट पाना लगभग असंभव हो गया था। इसलिए प्राथमिक जांच करवाई गई और बड़े अधिकारियों तक को निलंबित किया गया। अब इस मामले की जांच विजिलेंस से करवाई जा रही है। धामी जी को बधाई कि उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई की और अब आगे की जांच करवा रहे हैं।
साथ ही धामी जी से ये भी निवेदन है कि जब हरिद्वार नगर निगम में हुए घोटाले पर वो कार्रवाई करवा ही रहे हैं तो लगे हाथ देहरादून नगर निगम में हुए घोटाले पर भी ध्यान दीजिए, जिसके बारे में आरटीआई के माध्यम से कई बातें लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ फर्जी सफाई कर्मियों के नाम पर करोड़ों का वेतन डकारा जा चुका है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी के अनुसार नगर निगम की मोहल्ला स्वच्छता समितियों में 99 फर्जी सफाई कर्मचारियों के नाम पर लगभग 9 करोड़ रुपए का वेतन ठिकाने लगा दिया गया है। ये फर्जीवाड़ा साल 2019 से 2023 तक लगातार चलता रहा और किसी ने इस पर गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं की। इस घोटाले का खुलासा वैसे तो जनवरी 2024 में हो गया था, जब जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्य विकास अधिकारी ने इसकी जांच शुरू की थी। इसी जांच में साफ हो गया था कि जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाला गया था वे वास्तविकता में कहीं मौजूद ही नहीं थे। जांच में यह भी सामने आया कि कई पार्षदों ने अपने रिश्तेदारों, पत्नियों और पार्टी पदाधिकारियों को सफाई कर्मचारी दर्शाकर वर्षों तक उनके नाम से सरकारी वेतन प्राप्त किया। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने जब इस मामले में अन्य सूचनाएं हासिल की तो मालूम हुआ कि सिर्फ फर्जी कर्मचारियों के नाम पर ही नहीं बल्कि मोहल्ला स्वच्छता समितियों की आड़ में भी व्यवस्थित रूप से बाकायदा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। इस मामले में अब 1.5 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई है और मोहल्ला स्वच्छता समितियों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्राइवेट कंपनी के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी और वे पार्षद जिनके परिजन फर्जी कर्मचारी के रूप में नामित पाए गए हैं, सभी जांच के दायरे में हैं। वैसे जांच कायदे से हो तो निगम के बड़े अधिकारी यहाँ भी पाक साफ तो नहीं ही मिलेंगे, बल्कि जांच अगर और भी अच्छे से हो तो इस सवाल का जवाब भी शायद मिल जाए कि भाजपा ने अपने पिछले मेयर साहब को इस बार टिकट क्यों नहीं दिया था। वैसे घुंडे घाम लग जाने का खतरा अगर नहीं है तो सरकार को जल जीवन मिशन पर लग रहे आरोपों की जांच भी जरूर करवानी चाहिए, जहां 450 करोड़ के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आज ही उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने देहरादून में निगम के मुख्य कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी का आरोप है कि गांवों में पानी की भीषण समस्या है और जल जीवन मिशन असल में नल कमीशन मिशन बनकर रह गया है। अभी कुछ समय पहले ही हमने एक्स्ट्रा कवर में पानी की समस्या का सवाल उठाया था और सरकार के उस दावे की पुष्टि करने के लिए लोगों से आग्रह किया था, जिसके अनुसार पहाड़ के 99% घरों में पानी पहुंचने लगा है। सरकार से अनुरोध है कि अगर आपके पास सटीक जानकारी नहीं है तो आप बारामासा के कमेंट बॉक्स से ये जानकारी ले सकते हैं, जहां प्रदेश के लगभग हर जिले के लोगों ने अपने गांव के नाम के साथ बताया है कि उनके यहाँ जल जीवन मिशन की हकीकत क्या है। प्रदेश के कई लोग पानी के लिए परेशान हैं और उस पर सरकारी विज्ञापन जब कहता है कि हर घर में पानी पहुंच चुका है तो ये बात जनता को चिढ़ाने का ही काम करती है। ऊपर से इसी योजना में सैकड़ों करोड़ के घोटाले की भी जब खबर आती है तब साफ हो ही जाता है कि ये पूरी योजना ही तौल किलकिली न ऐंच भिटकली वाली बन चुकी है। वैसे भ्रष्टाचार का जिक्र चला ही है तो सरकार बहादुर का ध्यान एक ऐसे भ्रष्टाचार की तरफ भी दिलाते हैं जिससे पहाड़ में रसद पहुंचाने वाला एक बड़ा वर्ग त्रस्त है। ये भ्रष्टाचार है पहाड़ चढ़ते ट्रकों से वसूली जा रही घूस का। इसे समझने के लिए आप पहाड़ के एक युवा की आप बीती सुनिए जो उन्होंने बारामासा को लिख भेजी है। बारामासा टीम को हम सभी ट्रक ड्राइवरों और मोटर मालिकों का सादर प्रणाम। भाई साहब, ऋषिकेश से ऊपर चलने वाले ट्रक ड्राइवरों के बुरे हाल कर चुकी है ये सरकार। हर चौकी पर अवैध वसूली चल रही है। गाड़ी वालों को ओवरलोड चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। मोटर मालिक गाड़ियां बेचने को मजबूर हो चुके हैं। एक ट्रक महीने का 20,000 का काम भी नहीं दे पा रहा, जबकि ट्रक की किस्त ही 50,000 महीना है। ऋषिकेश से अगर कोई ट्रक चलता है और ऊपर गुप्तकाशी तक माल भर के जाता है तो रास्ते में 12 से ज़्यादा पुलिस चौकियाँ पड़ती हैं। हर चौकी पर महीना देना पड़ता है 500 रुपये। 4 आरटीओ पड़ते हैं, उनके महीने का 3200 अलग पड़ता है। इसके अलावा 4 इंटरसेप्टर, उनका 500 रुपये महीना अलग है। कुल मिलाकर 15,000 एक ट्रक मालिक पुलिस को महीना दे रहा है और पूरे ऋषिकेश में सैकड़ों ट्रक मोटर मालिक हैं। अभी यात्रा सीजन चल रहा है। इन दिनों जहां तहां ट्रक की नो एंट्री की गई है। ऋषिकेश में तो ट्रक को शनिवार और रविवार को बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता। इनका कहना है कि रात को गाड़ी भरो और 11 बजे के बाद ऋषिकेश से निकलो। ऐसे में कैसे चलेगा? हम ट्रक वालों ने बीच में हड़ताल भी की थी करीब 3 महीना पहले रुद्रप्रयाग में। तब सरकार ने कहा था आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे, ओवरलोडिंग बंद कर देंगे, रास्ते में भी कांटा लगा देंगे, पर अभी तक कुछ नहीं किया गया। ये खबर अखबारों में भी आई थी लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम ट्रक वालों ने मिलकर खुद ओवरलोड गाड़ियां रोकी
थोड़ा काम चला, पर पुलिस वालों ने आकर हम पर दबाव बनाया और जो गाड़ियां ओवरलोड चल रही थी उनसे भी पैसा लिया और अंडरलोड वालों से भी। हमारी लोकल गाड़ियां खड़ी हैं और बाहर की गाड़ियों ने पूरे पहाड़ का काम खत्म कर दिया है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान की गाड़ियां, जबकि पहाड़ में 12 टायर वाली गाड़ियां पास नहीं हैं, पर पुलिस वाले पैसे लेकर उनको चलने दे रहे हैं। ऐसे में पूरा रेलवे के काम से लेकर गांव-गांव का काम भी ये लोग खा रहे हैं और लोकल बंदा घर से किश्तें भर रहा है। बहुत मजबूर होकर हम लोगों ने आपको मेल किया है, हमारी मदद करें। इस युवा का नाम हमने जानबूझकर हटा दिया है क्योंकि घूस लेने वालों पर कार्रवाई जब हो तब हो, नाम सार्वजनिक होने पर इस व्यक्ति पर कार्रवाई की पूरी उम्मीद है। लेकिन सरकारी अधिकारी कान धर सकें तो इन लोगों की समस्या पर विचार करें। मुख्यमंत्री जी, सोचिए कि हर महीने मजबूरन 15,000 रुपये घूस देने के बाद ये ट्रक वाले जब कहीं छांव में ट्रक रोककर अपना सोशल मीडिया देखते होंगे और उसमें आपकी रील आती होगी कि आपने भ्रष्टाचार के पित्तर पूछ दिए हैं, तो इन लोगों को कैसा लगता होगा। आपके भ्रष्टाचार पर कार्रवाई वाली रील के नीचे जो कमेंट आते हैं उन्हें आपका आईटी सेल भी इसीलिए नहीं संभाल पाता क्योंकि एक तो वो ऑर्गेनिक होते हैं और इसके साथ साथ ही लोगों की आप बीती होती है। ऐसी ही आप बीती आप तक संभवतः प्रदेश के उन बीपीएड, एमपीएड बेरोजगार डिग्री धारकों ने भी पहुंचाई होगी जिन्होंने हाल ही में देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 20 सालों से रोजगार के लिए सरकार से पत्राचार करते रहने के बाद अब ये लोग त्रस्त हो चुके हैं। कई साल के इंतजार के बाद जब साल 2020 में नई शिक्षा नीति आई तो इन लोगों में उम्मीद जगी थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि प्रत्येक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक एक शारीरिक शिक्षक नियुक्त करना अनिवार्य होगा। लेकिन इस दिशा में काम कभी भी नीतियों से उतरकर धरातल पर नहीं आया। बीते हफ्ते प्रदेश कांग्रेस में भौकुच फरकने की संभावनाओं पर भी खूब चर्चा हुई। कांग्रेस में भौकुच फरके ना फरके, उनके लिए फिलहाल ये भी बड़ी उपलब्धि है कि उनकी चर्चा हो रही है। वैसे चर्चा प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर और राहुल गांधी के बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा अलग अलग चिन्हित करने की बात की है। अब उत्तराखंड के तमाम चुगलैर ये कयास लगा रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस में कौन सा नेता कौन सा वाला घोड़ा साबित होगा, जबकि इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा कि कांग्रेस का जिनसे मुकाबला होना है वो हॉर्स ट्रेडिंग के महारथी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बढ़िया घोड़ा चुनने के बाद जब सारी कवायद कांग्रेस पूरा कर ले तब वो लोग आएं और चुने हुए घोड़े को ही ले उड़ें। ऐसे कई कांग्रेसी घोड़े पहले से ही भाजपा का रथ दौड़ा रहे हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन्या, पहलाज, नमस्कार।